जय हिंद। यूपीपीएससी आरओ एएचसी यानी हाई कोर्ट आरओ के लिए हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें अगली कड़ी में राष्ट्रीय आय से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, और इससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी भी जानेंगे। तो जिद्दी प्रश्न हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके इस क्वेश्चंस को समझते हैं। मेरा नाम है पी कमलेश सर। पहला जो प्रश्न है यह है, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है, हम इसे देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय होता क्या है, इसके पहले हमें यह भी जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है। क्या चीज़? तो राष्ट्रीय आय। ओके, तो राष्ट्रीय आय मतलब होता है कि किसी देश के अंदर भारत में कितने लोग कितने रुपए कमाए, जब सबको एक साथ जोड़ लिया जाता है तो वह भारत की आय कही जाती है। जैसे आप के परिवार में 4 लोग हैं कमाने वाले, तो सभी लोग अपने अपने स्तर से कुछ पैसे महीने में कमाते हैं, साल भर में कमाते हैं। जब उन्हें एक साथ चारों व्यक्ति का जोड़ लिया जाता है तो परिवार की कितनी कुल आय है वह निकाल सकते हैं, कितने खर्चे हैं वह निकाल सकते हो, कितने रुपए दान कर दिए वह भी आप उसमें से निकाल करके, उसके बाद भी आपकी जो कितनी रुपए बचे हैं वह मुख्य आय बनेगी, या उसे बोलेंगे ग्रॉस आय। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय है पूरे भारत के लिए आय है, तो वह थोड़ी सी अलग होगी हमारे पारिवारिक आय से। तो उसके लिए आप ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी हम इसी क्वेश्चन के साथ ही इसे भी डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। पहला जो ऑप्शन है, कीमत बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, तो इसमें है क्या? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम कहते हैं जीएनपी माइनस, अगर यह हास को हम जो लिख दें, हास लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में ही, कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर। देखिए, ये दोनों क्या है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाएंगे, विदेश से प्राप्त जितने भी रुपए हैं वह घटाएंगे और कारक आय जोड़ेंगे। अगली बात है कि भारत बाजार कीमत पर ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तथा राष्ट्र सब्सिडी यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल आय घटाकर यहाँ से प्राप्त किया जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले इसके कुछ पहलू जो इसमें हैं या कुछ ऐसे नियम हैं उसको समझते हैं पहले, फिर उसके बाद तब तक आप क्वेश्चन समझते रहिए और इसका जवाब देने का भी प्रयास करिए। 2 चीज़ जानना हमें ज़रूरी है, बाजार कीमत और साधन लागत। ठीक है, बाजार लागत और साधन लागत। आप यहाँ देख सकते हैं कि बाजार कीमतों पर बात हो रही है, तो बाजार के अलावा एक और साधन होता है, लागत होता है, साधन लागत जिसे कहते हैं। अब बाजार लागत जो होती है, इसमें जब कोई वस्तु को आप खरीदते हैं तो वह बाजार लागत पर होती है, उसका मूल्य होता है। तो इसमें शामिल क्या क्या होगा?
पहले तो मूल्य शामिल होगी, जो भी मूल्य है वह शामिल होगी, और इसमें टैक्स शामिल होता है, जो सरकार का आय कर होता है, जीएसटी जिसे बोलते हैं, वह शामिल होता है। और इसी के इसमें से सब्सिडी यानी जिसे हम अनुदान कहते हैं उसको घटा लेते हैं, तो बाजार लागत पर हमारी राष्ट्रीय आय या किसी भी चीज़ का मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है। अब साधन लागत पर इसमें जो होता है, जो मूल्य है उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं, जबकि सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यह निकलता है साधन लागत पर इसका मूल्य क्या है। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ है जीडीपी। जीडीपी देखते हैं। अब देखिए हर चीज़ को इन दोनों चीज़ों पर निकाला जाता है। जीडीपी को एक बार मार्केट प्राइस, इसे हम एमसी कर सकते हैं मार्केट प्राइस, इसे कर सकते हैं जो है एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब दोनों के आधार पर ही हम हर एक जीडीपी को जीएनपी, एनएनपी इन सब को प्राप्त करेंगे, देखेंगे। तो आइए इसमें जो आगे होने वाला है देखिए, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह अगर एमपी रहेगा या एफसी रहेगा, तो हमने बताया कि अगर एमपी रहेगा तो उसमें यही टैक्स को जोड़ देते हैं और अनुदान या सब्सिडी को घटा देंगे, जबकि फॉरेस्ट कास्ट रहेगा फैक्टर का, तो ठीक उल्टा सब्सिडी को जोड़ देते हैं और फैक्टर का सब टैक्स को माइनस कर देंगे। अब जीडीपी होता क्या है, देखिए एक राज्य के भीतर, देश के भीतर जितने लोगों ने कमाई की, कोई भी कमाई हो छोटी बड़ी, अगर इन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए की कमाई हुई पूरे भारतवर्ष में, तो वह एक जीडीपी बन के आती है। इसे कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कुल कितना डोमेस्टिक मतलब घरेलू प्रोडक्ट कितना बन के तैयार हुआ, उसका कितना मूल्य हुआ, तो इसे कहते हैं हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के बाद ही जीएनपी आता है, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अब जितना जीडीपी है, जीडीपी में से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, देखिए जो लोग हमारे देश के बाहर गए थे कमाने के लिए, तो वह वहाँ से कुछ भेजे, ठीक है, तो उनकी जो पैसे हैं उन्हें प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ जो गए तो यहाँ का कोई प्रोडक्ट तो बनाए नहीं, कहीं और बनाए, लेकिन वो हमारे देश के लिए काम किए, वह पैसा लेके आएंगे हमारे देश में, तो उन चीज़ों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो उसे कहेंगे विदेशी पैसा। विदेशी जो हमारे गए हैं वो पैसा यहाँ पे जोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो भारत में भी आकर के काम करते हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं विदेशी लोगों को, तो अब वे पैसे लेकर भारत से बाहर जाएंगे, तो उसे यहाँ से बाहर करेंगे, तो एक नई जो है हमारी पैसे की जो व्यवस्था है वह बन के आएगी। तो इसमें हो जाएगा माइनस एम अब प्लस एन हो जाएगा, यानी जितना रुपया अब जो है जो बचेगा उसे जीएनपी कहेंगे। इसके बाद एन अब देखिए अगर हम यहाँ पे जी रुकिए,
हाँ, तो थोड़ा समय के लिए खेद है, सॉरी। अब यहाँ पे एनडीपी भी पता कर लेते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है या नेट की बात करें, कितना नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ। देखिए हर चीज़ में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो मूल्य बढ़ने के बाद क्या होती है कि कुछ चीज़ का दाम कम हो जाता है। शुरू में तो ठीक था उस हिसाब से, लेकिन जितने पैसे थे उस काम के लिए, अब महंगाई बढ़ गई तो वो पैसा क्या हो गया, कम हो गया। अब वहाँ पे कुछ पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब वैल्यू कम हो तो उसे कहते हैं घिसावट, उसे कहेंगे घिसावट, जिसे हम कहते हैं हास। तो हास के रूप में इसे हम माइनस कर लेते हैं। जीएनपी के बाद यहाँ पे जीडीपी आया था, जीडीपी जीएनपी ये हो गया। फिर इसका निकालेंगे एनएनपी, एनएनपी मतलब कि जो जीएनपी निकला है इसका नेट निकालेंगे। तो इसमें से भी वही हास माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह निकल जाएगा एनएनपी। किस में से हास करेंगे, देखिए जीडीपी में से हास करते हैं। हमने थोड़ा यहाँ पे गलत फिर लिख दिया, या डायरेक्ट यहाँ पे हास लिखने की यहाँ पे और ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे इक्वल टू करते हैं एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस हास। यहाँ पर भी हो जाएगा जीएनपी माइनस हास, ठीक है। अब जो एनएनपी दिया है इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में एनएनपी में अगर हम पूरे भारत देश की जो जनता है यानी जनसंख्या से भाग कर दें तो वह निकल के आएगा प्रति व्यक्ति आय। ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यही पूछा गया है कि प्रति जो राष्ट्रीय आय है वह है क्या एक्चुअल में। तो देख सकते हैं इसमें जो जीएनपी है इसमें से हास हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हास माइनस किए हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें भी प्रश्न में हास, आपको हास मतलब कि माइनस करता हुआ दिखेगा। जीएनपी देखिए क्या है, जीएनपी पर निकाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले जीएनपी निकालेंगे उसके पहले जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी में से माइनस करना था, यहाँ पे जीडीपी में से माइनस करना था। तो जीडीपी के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहेंगे, जीएनपी। जी से हो गया ग्रॉस, एन से हो गया नेशनल, और पी से हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए सी वाला, क्योंकि सी वाला ही बिल्कुल यहाँ पे सही है, और इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास हमने घटा दिया और साथ में अप्रत्यक्ष कर को भी घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना कि जो बाजार कीमत है एमपी है, तो एमपी में क्या करते हैं, सबसे पहले टैक्स को माइनस करते हैं। हमें एमपी प्राप्त करना है मार्केट प्राइस जो है, ठीक है। तो इसमें हम टैक्स को माइनस करते हैं, टैक्स को माइनस, अब प्लस यहाँ पे सब्सिडी प्राप्त करेंगे। तो मार्केट प्राइस है इसलिए यहाँ पे ऐसे जो है मिल रहा है आपको, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे हम इसको सही करेक्ट ऑप्शन जो है दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह का बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध मतलब नेट हो गया, एन और एन पी, ये जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इसे कहेंगे जी एन पी। इसमें से क्या निकला है, बस ग्रॉस है तो इसको एन बना दिया गया है, और जब एन बनाएंगे तो यहाँ पे हास जो है उसको घटा देंगे, यानी जो
घसावट आती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यह हो जाएगा सी, इसका भी ऑप्शन बिल्कुल यही सही ऑप्शन होने वाला है। इसमें ही मूल्यह्रास दिया है बिल्कुल। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की विधि नहीं है। तो कुल 3 विधियां हैं जीडीपी के गणना करने की। कौन कौन सी है मेरे प्यारे साथी? तो उत्पादन जो है ना, जीडीपी की 3 विधियां हैं। पहली एक उत्पादन विधि से कितना उत्पादन हुआ, इस पर हम जानकारी प्राप्त करके जो है कर सकते हैं। कितना उत्पादन हुआ, पहला है उत्पादन विधि पर। दूसरा है आय, कितना लोगों ने कमाई की, उसके आधार पर भी हम जीडीपी प्राप्त कर लेंगे, पता कर लेंगे। और तीसरा है कि व्यय विधि पर, व्यय कितना किया हमने, उसके आधार पर भी यहाँ पे हम पता कर लेंगे कि जीडीपी यानी पूरे भारत की कितनी खर्चे हुए, कितनी आय हुई। भाई जितना आया हुआ आएगा उतना ही खर्चा होगा, जितना व्यय हुआ उतना खर्चा होगा। कितना उत्पादन हुआ वस्तु, वह भी सरकार की पूरी क्या है, पूरी पूरी आय यहाँ पे होगी। ठीक है, तो उत्पादन से क्या मतलब है कि समस्त संसाधनों द्वारा, देखिए उत्पादन में क्या है कि जितने भी संसाधन हैं भारत के पास, तो समस्त संसाधनों के द्वारा समस्त संसाधनों के द्वारा जितनी भी मूल्य के वस्तुएं बनाई गई, उत्पादन की गई, उस सभी मूल्य को उत्पादन विधि के द्वारा जीडीपी की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है। तो समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, यह होने वाला है। आय विधि से क्या क्या होगा, तो समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, वही बात है कि यह समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, अर्जित कुल आय जो है यह हो जाएगी आय विधि द्वारा जीडीपी की गणना। व्यय विधि द्वारा वैसे ही कि समस्त उपभोग व व्यय का उपयोग, समस्त उपभोग व व्यय का योग, यह हो जाएगा। 3 विधियां इसकी हैं, तो इसमें कौन विधि नहीं होगी यह आपको यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो उत्पादन में क्या होता है कि बाजार कीमत पर जो मूल्य है उसमें समस्त जितने संसाधन हैं, उत्पादन है, उनको हम कुल जितने भी चीज़ें हैं उनको ऐड कर लेते हैं। आय में बताएं कि 3 कारक होते हैं। कौन कौन? 3 क्षेत्र वाले होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात करें तो देखिए प्राथमिक में कृषि वाला क्षेत्र आता है, इसमें कृषि वाला क्षेत्र आता है, प्राथमिक में कृषि वाला क्षेत्र आता है, द्वितीयक में जितने भी उद्योग वगैरह हैं वह आते हैं, और तृतीयक में सेवा, जो सेवा क्षेत्र है वह यहाँ पे आता है। अब अगर बात करें कितना कितना इन सभी का, इनका स्तर है, तो देखिए जो प्राथमिक सेक्टर है उसका 18% ही खाली जीडीपी में योगदान है, 27% जो है इसका उत्पादन या उद्योग वाले में, जबकि 57%
जो है इसका 55%। तो सेवा क्षेत्र में, यानी सेवा क्षेत्र ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जिसका कुछ भी लग नहीं रहा है, वह न अपनी पूंजी कोई विशेष लगाता है, न ही कोई अपनी व्यवसाय से। जिससे हम लोग सरकारी नौकरी की जॉब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो वह जो सरकारी जॉब करेंगे तो वह आप अपनी सेवा देंगे, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति अपना सब कुछ पूंजी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, हमें केवल उसकी जो व्यवस्था है उसको देख रेख निगरानी करना है। तो इस तरीके से हमने इसे देखा। तो अब इसका जो उत्तर जो होने वाला है, देखिए उत्पादन विधि बिल्कुल होती है, आय विधि है भी है, और व्यय विधि भी है जीडीपी को गणना करने के लिए, लेकिन ह्रासमान लागत विधि नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी मतलब कि जीडीपी जीएनपी हो गया, ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि जीएनपी दिया है और यहाँ पे एनएनपी है ना, तो इसमें पूछ रहा है इसके बारे में बताना है कि राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य मापन है, बी है कि खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज की मूल्य का मूल्यांकन है, निर्यात का मूल्य है, भिन्न भिन्न है। तो बिल्कुल यहाँ पे दो आंसर यहाँ बन सकते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, बिल्कुल एनएनपी भी राष्ट्रीय मूल्य का उत्पादन है मापन है, और जीएनपी भी इसी का है। और ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। एनएनपी अलग है, जीएनपी अलग है, लेकिन अलग अलग तरीके से इनका राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मूल्य में मापन भी किया जाता है, गणना की जाती है। तो इसका आंसर यह भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर जीएनपी एनएनपी को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अर्थशास्त्र के हिसाब से हम राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन जो है यही यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, लेकिन दोनों आंसर को हम नकार नहीं सकते, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान किसने लगाया। राष्ट्रीय तो ये राष्ट्रीय आय का पहले अनुमान कौन लगाया, सबसे पहले अनुमान किसने लगाया आपको बताना है, और कब लगाया। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे बढ़िया वैज्ञानिक अनुमान, स्वतंत्रता पूर्व वैज्ञानिक अनुमान, यह आपको बताना है कि विज्ञान ये लोग सबसे पहले लगाए थे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अनुमान भी लगाना होता है, वह किसने लगाया था। राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, यह क्या थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, और अन्य दो सदस्यों के नाम आपको बताने हैं। तो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाई थी, और यह कब, तो 1868 में इन्होंने लगाई थी। और इन्होंने भारत की जो पर व्यक्ति आय है 49 रुपये बताया था। कितने, तो 49 रुपये इन्होंने गणना करी थी। सॉरी 20 रुपये इन्होंने राष्ट्रीय आय गणना करी थी कि 20 रुपये ही भारत की मंथली मतलब कि आय है। अब राष्ट्रीय आय का जो
वैज्ञानिक अनुमान जो किसने लगाया, तो यह V.K. राव, आर वी राव है, और यह 1931-32 में 1931-32 में इन्होंने लगाया था, बताया था इसके बारे में। अब राष्ट्रीय आय समिति जो है यह 1949 में इसकी स्थापना की गई, 1949 में इसकी स्थापना की गई, और इसके अध्यक्ष थे महालबोनिस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय आय समिति के। और 2 सदस्य थे, 2 इसके सदस्य थे। कौन कौन 2 सदस्य थे? पहले थे D.R. गाडगिल, और अगले थे R.V. राव। कौन थे? R.V. राव, यही, ठीक है, जिन्होंने 1931-32 में स्वतंत्रता पूर्व वैज्ञानिक तरीके से अनुमान दिया था राष्ट्रीय आय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, रोजगार कम है, बचत का निम्न स्तर है, मुद्रास्फीति है, असंगठित क्षेत्र है। इसका आप आंसर बताइए, तब तक मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन साझा करते हैं। तो राष्ट्रीय आय समिति ने 2 बार रिपोर्ट बताई थी। तो पहली रिपोर्ट कब उसकी आई, पहली रिपोर्ट कब आई और दूसरी रिपोर्ट कब आई, इसे बारे में बताना है। इसके साथ साथ संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इसमें 2 क्षेत्र हैं, संगठित और असंगठित। तो संगठित में 1951 में जो है पहली रिपोर्ट आई थी, और दूसरी रिपोर्ट जो है 1954 में आई। देखिए, संगठित क्षेत्र जो होता है वह स्वरोजगार वाला होता है। इसमें लोग अपने रोजगार खुद करते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, और छोटे मोटे रोजगार करते हैं, बड़े स्तर के रोजगार नहीं करते हैं। जैसे में इसमें मजदूर हो गए, मजदूर अपना खूब काम करता है। छोटे किसान हो गए, जो खेतिहर मजदूर होते हैं, बिना खेत वाले होते हैं, वह भी इसमें आ जाते हैं मजदूर में। और किसान जो छोटे किसान हैं, बिना खेत वाले किसान हैं, वह भी हो जाएगा। ठेला वाले, सब्जी वाले, ये जितने लोग हैं ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि इनका जीडीपी में गणना आसानी से हो नहीं पाता है, क्योंकि ये लोग कितना कमाए, कितना क्या किए, पता नहीं चलता है। आज हो सकता है कि 1000 रुपये कमा लें, अगले दिन हो सकता है कि 100 रुपये तक ना कमा पाए। मजदूर हैं, काम मिला तो ठीक, नहीं तो जो है ठन ठन गोपाला रहता है। अब ऐसे लोग को जो है असंगठित कहा जाता है, न कि यह असंगठित वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब असंगठित में, संगठित वाले में कौन कौन आएगा? तो इसमें जितनी भी सरकार है ना, सरकार जिसे दिशा निर्देश करती है, सरकार जो है जिसको दिशा निर्देश करती है और उस निर्देश को पालन करते हैं। देखिए, स्वरोजगार में जो लोग हैं उनको यह नहीं सरकार कर सकती कि आपको टैक्स देना ही है, मजदूरों को यह नहीं कर सकती आपको यह काम करना है, ठेला लगाने वाले हैं उनसे पैसा नहीं ले सकती, नहीं आपको हफ्ता महीना देना है। ये लोग टैक्स के अलग होते हैं, टैक्स इन लोग का होता नहीं, क्योंकि कमाई बहुत कम होती, तो टैक्स को देना नहीं पड़ता और इनकी जीडीपी में गणना हो नहीं पाती। लेकिन जिनको सरकार दिशा निर्देश करती है, जिनके ऊपर बड़ी कंपनियां वगैरह हैं, फैक्ट्री हैं, तो वे संगठित में आते हैं, संगठित क्षेत्र में आते हैं। कंपनी हो गई, ठीक है, बड़े किसान हो गए, बड़े जो
रोजगार करने वाले हैं बड़े स्तर पर, वह भी संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से समस्या जो है कहाँ पे आने वाली है। तो समस्या है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, जीडीपी यहाँ से हम गणना नहीं कर पाते हैं, नहीं तो गणना हमारी जीडीपी में और ज़्यादा हो जाती। अब आगे की तरफ अगला प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न है, कथन है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, एनडीपी, यह है एनडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद, यह हो गया जीडीपी में से हमेशा मूल्यह्रास होता है। मूल्य को घटाते हैं तब जाके यह निकलता, नेट निकलता है। सेकेंड में प्रथम प्रति व्यक्ति आय में क्या है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी होना चाहिए। यहाँ पे शुद्ध है तो एन हो गया और घरेलू है डी और पी में से करा है कि राष्ट्र की कुल जनसंख्या की भाग करें तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है, नहीं, बल्कि यहाँ पे एनपी चाहिए, एनपी यानी नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तब शुद्ध या निकलेगा। इसलिए अभी गलत, यह भी गलत। तीसरे देख लेते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। यहाँ पे यह भी देख सकते हैं। तो विश्व की व्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना है विश्व के साथ, तो किससे करते हैं हम लोग हैं, तो जीडीपी क्या है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर, सकल यानी जीडीपी है, जीडीपी की अपेक्षा बेहतर है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी लोग जीडीपी से ही करते हैं, सब लोग जीडीपी से ही भारत की तुलना, देशों की तुलना करते हैं, किसकी जीडीपी ज़्यादा है तो उसकी जो है मानक तय किया जाता है कि उसका जो है उत्पादन अच्छा है, जो भी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पे तीनों में से कोई सही नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या है, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई और जितनी भी सेवा हुआ, सबका मूल्य अगर जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय निकलेगा। दूसरा है कि मूल्य कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों के व्यक्ति आय के योग के बराबर होगी, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर जो डी है वह सही होना चाहिए और होगा भी। उत्पादित जो अंतिम वस्तु हैं और सेवा है उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय क्या है। इसके पहले हमें जानना चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है। खुली अर्थव्यवस्था और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, दोनों चीज़ को समझना होगा। तो ये खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होते रहते हैं, हमारे पास जो ज़्यादा है उसे हम जिस देश के पास कम है वह संसाधन उसे हम बेच देते हैं, और जिसके पास हमारे जो अधिक है और हमारे पास कम है वह हमको बेच देता है। तो ऐसे जो है संसाधनों का जो विनिमय चलता रहता है, और बंद में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जिस देश के पास जो है वही खाएगा, दूसरे से न लेगा, दूसरे से न देगा, भले ले सकता है लेकिन देने वाला काम नहीं करेगा। तो वह होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, देखिए राष्ट्रीय आय यहाँ पे वाई है और आपको पता करना है।
देखिए, जब भी राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हम करते क्या है कि जितनी उपभोग है ले लेंगे। उपभोग हो गया आपका सी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। निवेश भी यहाँ पे आई से मान लीजिए निवेश कर लिया। जी से सरकारी खर्च है, इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जितनी भी सरकारी खर्च है उसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर लिए हैं। और उसके बाद यक्स कुल निर्यात कितना किए, कुल बाहर कितना हमने भेजा उसको जोड़ लिया, क्योंकि जो बाहर भेजा है वो तो हमारा ही था ना, वो हमारे देश के द्वारा ही उत्पादित किया गया था। जीडीपी में तो पहले जोड़ लिया था, क्योंकि जितनी भी उत्पादन वाली चीज़ें हैं हम पहले जोड़ेंगे तो वो हमारे ही क्षेत्र में आना चाहिए, इसलिए उसे जोड़ लिया गया। और कुल आयात कितना आया बाहर से उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि वह हमारे देश में उत्पादन हुआ नहीं, वह हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ जो कुछ प्रश्न हैं उसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। गणना कौन करता है किसकी, तो नेशनल इनकम की गणना कौन करता है। तो गणना जो है एनएसओ, पहले एनएसओ करता था, अब पहले सीएसओ करता था। पहले कौन करता था, सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, उसमें होता था जो सांख्यिकी विभाग होता है, वहाँ से होता था सीएसओ से। लेकिन बाद में एनएसओ से किया जाने लगा, एनएसओ से किया जाने लगा। और अब जो है एनएसओ और सीएसओ एक साथ मिला दिए गए हैं। अब ये दोनों मिल करके भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। चलिए आगे की तरफ। प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। चलिए आप ही बताइए। आपकी जो सब्जी थी 20 रुपये में मिल जाती थी और उस समय आप 20 रुपये कमाते थे। आज सब्जी 40 रुपये हो गई है और अब आप 40 रुपये कमाते भी हैं। तो बताइए आपके जीवन में कोई अंतर पड़ा, कुछ अंतर हुआ आपके जीवन में? नहीं। आप जब पहले 0 रुपया बचता था, आज भी जो है आय दुगना हो गए तो भी 0 रुपया है। इसलिए क्या हुआ, अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ पे जो वास्तविक आय है वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी के साथ जाना है। अगले प्रश्न में, किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है। ठीक है, आर्थिक विकास की कल्पना, देखिए विकास दो तरीके के हैं, इसे हम अभी समझेंगे। तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है आर्थिक विकास में। तो आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए। तब तक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक जो है समृद्धि यहाँ पे हो जाता है और आर्थिक विकास के पहलू को समझ लेते हैं। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो इसमें देखा जाता है कि जीडीपी हमारी कितनी बढ़ रही है। जीडीपी धुआंधार बढ़ेगी तो कहेंगे हमारे आर्थिक समृद्धि हो रही है, हमारे जो पैसे हैं बहुत तेज बढ़ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं। और आर्थिक विकास में ऐसे नहीं होता है। आर्थिक विकास में देखा जाता है कि व्यक्ति को कितनी सुविधा मिली। विकास तो हुआ ही, जीडीपी बढ़ा तो ठीक है, जीडीपी जरूर हर साल बढ़ता है, लेकिन विकास में हमें समझ कितनी ज़्यादा स्कूल बने, हॉस्पिटल कितने बने, ठीक है, हॉस्पिटल कितने बने, कितनी जो है सुविधाएं दी गई, ये सब देखा जाता है। उसके साथ साथ व्यक्ति को कितने ज़्यादा भूखमरी में कमी आई है, पोषण में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, तो ये सब आर्थिक विकास में गिने जाते हैं। मतलब कि इसमें मानव की जो समस्याएं हैं उसको कम किया जाता है
और उसमें अगर गणना होती है कि उनकी समस्याएं बहुत हद तक कम हुई हैं तो उसे आर्थिक विकास में समझ लिया जाता है। तो अब आप जो है अब आसानी से इसे बता सकते हैं कि आर्थिक विकास की कल्पना जो है की गई है तो इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो बिल्कुल आर्थिक विकास की वृद्धि होगी। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता, अब सोचिए कि विश्व बैंक जो है हमारे यहाँ पैसा और भेज रहा है, दबा के भेज रहा है। हमारे यहाँ पैसा भेजेगा तो उसका टैक्स बढ़ेगा, हमको पैसा जमा करना होता है। ऐसा नहीं कि बस पैसा भेज दिया तो हम रख लिए, वह दान नहीं करता है, वो हमेशा हमें ब्याज पर देता है, फिर ब्याज सहित भेजना पड़ेगा। अब बताओ ब्याज सहित से भेज रहा है तो हमारे यहाँ पैसे की कमी है। जब पैसे की कमी है तो सरकार हमें इतनी आसानी से तो हमें देगी नहीं पैसे, हमारी सुविधाओं को तो बढ़ाएगी नहीं। तो यह क्या होगी, गलत होगा, यह आर्थिक विकास में बिल्कुल शामिल नहीं हो पाएगा। साथ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है तो भी यहाँ पे क्या होगा, आर्थिक विकास की मतलब व्यवस्था होगी। इसलिए जो है सबसे सही कौन है, तो बी वाला ऑप्शन सही होने वाला है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो सीधी बात बता दें तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है और प्रति व्यक्ति आय जो है एनएनपी होता है। जनसंख्या आप देख ही रहे हैं, साक्षरता जो है देख रहे हैं, इस समय साक्षरता कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर, साक्षर कितने लोग हैं, तो यह है 73% के आसपास कुछ। तो पुरुषों की हो गई 84% और महिलाओं की हो गई 64% के आसपास। तो यह भी हमारे 73.9 के आसपास है, तो यह जो है इतना आता है। आगे की तरफ हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, फिर वही बात आ गई, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय होता है जीडीपी होता है, सीधी सीधी बात। राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी होता है, तो यह हो गया जीडीपी। तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय होता है, जीडीपी भी होता है, जीडीपी को ही राष्ट्रीय आय से संबोधित किया जाता है। मुद्रा जानते ही हैं, हमारे पास जो रुपया है मुद्रा है। ऐसे ही जो विश्व बैंक है उसमें 5 तरह की मुद्राओं को शामिल किया गया है। 2 मुद्राएं जो है विशेष हैं, जिसमें 2 मुद्राएं नहीं 2 भाषाएं होती हैं, विशेष होती हैं। वैसे भाषाएं 5 गो हैं और मुद्राएं 5 गो है। तो 5 मुद्रा में आपके जो है डॉलर आ जाता है, डॉलर के बाद स्पेन का जो मुद्रा है, और डॉलर के बाद चाइना का जो मुद्रा है युआन, वह आता है। तो ये सब मुख्य मुख्य यहाँ पे मुद्राएं हैं। जनसंख्या आप जानते हैं, और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी। तो इसमें से जीडीपी में से जो विदेशों से पैसा लोग भेजे हैं उनको प्लस करते हैं, और जो भारत से पैसा ले गए हैं उनको माइनस करके जीडीपी से जीएनपी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। ठीक है, तो किन कारणों से श्रम की भागीदारी कम हो जाती है या कम हो गई है। तो क्यों कम होती है, पहला है कि मजदूरी की तुलना में कीमत कम है। दूसरा है कि कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमत कम है, और कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। बिल्कुल, हमारे महंगाई तभी तो है, बेरोजगारी तभी तो है भाई। हम अगर अधिका कमाते तो अधिका खरीदते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं, मजदूरी कम है और कीमत ज़्यादा है। हम अपनी आवश्यकताओं को खरीद नहीं पाते हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा होता तो हम जो मांग भी ज़्यादा रखते तो हमारे यहाँ कंपनियाँ वगैरह आती बैठती, तो उनसे हमसे लाभ होता है यहाँ पे। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होना होगा। तो यह जो है प्रश्न रहा, और इससे संबंधित हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसका आपको आंसर बताना है। देखिए, सकल आय जो एजीआर होता है, एजीआर का नाम आपने सुना होगा।
AGR, ठीक है। AGR है, इसे कहते हैं सकल आय, मतलब कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यह होता है। इसमें क्या क्या आता है, AGR में क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो ब्याज पर आय है, जैसे आपने अपने धन को दिया है ब्याज पर, तो उससे आय जो बनेगा वो आएगा AGR में। साथ में लाभांश, लाभ पर अगर लाभ मिलता है तो उसे कहेंगे लाभांश, यह भी AGR में आएगा। और फॉरेन गेन, यानी बाहर से पैसा आपको मिल रहा है, यानी बाहर से पैसा लाभ हुआ, जैसे आप बाहर में कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ से आपको ब्याज वगैरह मिल रहा है, तो वह हो जाएगा AGR के रूप में इसे ले लेते हैं। अब अमर्त्य सेन को किस विभाग के द्वारा प्राइज दिया गया था? अमर्त्य सेन को जानते ही हैं, तो इनको किस विभाग या किस शास्त्र में इन्हें प्राइज मिला था? सेन है, तो बता दें कि इनको कल्याण शास्त्र मिला था, कल्याण शास्त्र में। और कब? तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिंदू वृद्धि दर जो है आपने पढ़ा अभी, हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहले प्रयोग, हिंदू दर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किए थे 1981 में राजकृष्ण ने। और कहाँ पर प्रयोग किया था? तो वह अमेरिका में एक सम्मेलन चल रहा था, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, यानी अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने हिंदू वृद्धि दर को प्रयोग किया। और आज भी हिंदू वृद्धि दर को GDP से संबोधित किया जाता है। देखिए स्फीति जो होता है, इसे हम इन्फ्लेशन करते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो स्फीति क्या है, स्फीति को कैसे समझते हैं? तो स्फीति में क्या है कि इसमें वस्तु की मांग बढ़ती है। अब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, और इससे आय में भी वृद्धि होती है, लोगों के आय में वृद्धि होती है। यह सब क्या है, इसके फायदे हैं। तो स्फीति से ज़्यादातर फायदा होता है, और छोटे समय के लिए फायदा होता है, लेकिन अधिक समय के लिए अगर स्फीति रह गई तो वह नुकसान होती है, इससे नुकसान होता है। अब इसके बाद डी इन्फ्लेशन, एक होता है डी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया और डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन में जो है मुद्रा अपस्फीति होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु इसमें मांग जो है घट जाती है, इसमें मांग घट जाती है, मांग घटती है, तो जब मांग घटेगी तो मूल्य भी क्या हो जाता है? घट जाता है। यह होता है डिफ्लेशन। तो इससे क्या होती है कि हमारे देश में बेरोजगारी आती है, लोग जो है अर्थव्यवस्था संकुचित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन,
ठीक है, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में ठीक इन्फ्लेशन वाली ही स्थिति होती है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, नुकसान हो जाता है, यानी बेरोजगारी वगैरह सब बढ़ने लगती है। देखिए हमने बताया कि जब थोड़े समय के लिए होता है इन्फ्लेशन तो अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक हो गया तो वही बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो लोग क्या हो जाएंगे, समस्या बढ़ जाएगी, लोगों के पास संसाधन नहीं है, तो उसे ही हम स्टैगफ्लेशन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो बता दें कि इन्फ्लेशन अच्छी है कि बुरी, हमने इसे समझा दिया। और इस तरीके से जो भी प्रश्न है हमने एक एक करके आपको समझाया। आपको इसमें अगर कोई भी समस्या है, न समझ में आया हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।